speaker for the day Dr. Chinmay Pandya, Pro Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Dr. A.P. Tiwari, Head HRDD, Dr. Ramanamurthy, Head OCS Program Implementation HRDD, the distinguished guests and my fellow TSOs. Our journey as TSOs began almost 6 months back. Since then, we have been intensively involved in our training program. During this while, undeniably, almost every one of us must have had those moments when we would have just desired as a source of mental exhilaration to rejuvenate ourselves. I believe many of us would have resorted to yoga for de-stressing, as yoga has become a household term these days. So my dear fellow TSOs, this is exactly the reason we are here today. We have the privilege of having Dr. Chinmay Pandya amongst us, and he'll be delivering a talk on excellence in yoga, Yogaha Karmashu Kaushalam. As it is commonly said, yoga is not a religion. It's a science, science of well-being, science of youthfulness, science of integrity of body, mind, and soul. Hence, on this note, without further ado, may I now request Dr. B.S. Tomar and Dr. Chinmay Pandya to kindly come over and grace the dais. May I request Dr. Tiwari and Dr. Ramanamurthy to escort the guest to the dais. I request Dr. Tiwari, please welcome Dr. Tomar also. Thank you, Ritu. Thank you, Snigdha. Now, I would like to call on stage Sonal, who is a TSO from Metallurgy Engineering, to present the welcome song. खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे खूंटे से बंधिए आप मिलके छुड़ाओ सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके आसमां का शमियारा आज हमें है सजाना उड़ चल रही दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वहीं क्यों इस कदर हैरान तू मौसम का है मेहमान तू थैंक यू नमस्कार। परम आदरणीय चिन्मय पांडे जी, डॉक्टर तिवारी हेड HRDD, डॉक्टर रमन मूर्ति, इस सभा में प्रस्तुत विशिष्ट आमंत्रितगण और प्यारे TSOs। हिंदी में भाषण देना थोड़ा मुश्किल है, तो कोशिश करूंगा कि जहाँ तक हो सके हिंदी में इस वार्ता को करूं और मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि आप उत्सुक हैं सुनने के लिए स्वामी जी को। सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि डायरेक्टर बाग होने वाले थे, मैं उनकी जगह पे उपस्थित हूं और उनका एक संदेश तिवारी साहब के पास आज दोपहर में आया है। सर्वप्रथम मैं उसको पढ़ूंगा। तो डायरेक्टर साहब ने लिखा है कि आई वुड लाइक टू रिकॉल द 50th श्लोका फ्रॉम द 2nd चैप्टर ऑफ गीता, जो कहता है बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुस्कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष यानी वह व्यक्ति जो कोई कार्य निभाते हुए उसके पूर्ण होने या न होने में अथवा उसके मूल में समभाव रखते हैं, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। I am sure that the TSOs and others present there would immensely benefit from Dr. Pandya's talk, and I wish success to this program and in this particular the TSOs. They would prepare themselves better towards the development of their personality, our organization and the nation.
गुड विशेस टू यू वंस अगेन। ये हमारे निदेशक महोदय का निर्देश था और मैं भावुक हूँ, नॉस्टैल्जिक हूँ इस मंच पर, क्योंकि 35 साल पहले मैं भी आपकी तरह TSO था। मैं सिल्वर जुबली बैच से हूँ और हम भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में इसी तरह हमारे बैचमेट के यहाँ बैठे हुए हैं, रमन मूर्ति अपने मित्र यहाँ। ये जो कार्यक्रम है, आप ये मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं, क्योंकि जीवन के मूल्यों में जीवन का उद्देश्य ढूंढना वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि गीता में इसका सब कुछ सार दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोत्सव कर्मणि। मेरे ख्याल से उसका सार पूरा उसमें है। और मैंने कर्मयोग जो है देखा कि विवेकानंद स्वामी जी ने उसका काफ़ी विवेचन किया है, और जो सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी उसका निचोड़ कर्मयोग का, वो ये था कि अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है तो वो आप पे एहसान कर रहा है, क्योंकि वो आपको एक अवसर दे रहा है कि आप परोपकार करें। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, क्योंकि उसका जीवन मरण आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यही कहा था कि परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार की भावना से ओतप्रोत होना जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कि हम जीवन में कभी कभी किसी को अगर हम मदद कर सकें, वो हम लोगों का सौभाग्य होना चाहिए कि हमें परोपकार करने का मौका मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Good evening to one and all. First of all, I would like to owe gratitude for giving me an opportunity to introduce today's respected Chinmay Pandya ji, the Pro Vice Chancellor of Dev Sanskriti University, Haridwar. Dr. Pandya underwent his early education under the guidance of Yog Rishi Pandit Sri Ram Sharma Acharya, who founded the Shanti Kunj Ashram at Haridwar. After completing his schooling, Dr. Pandya studied medicine at the Himalayan Institute of Medical Sciences. Later, he became a member of Royal College of Psychiatrists in UK, London. Dr. Pandya served as an associate specialist, Older People Services, West London, Mental Health Trust, until 2010, and it was this moment, that eureka moment, that he felt that he should take a call, and that's how he quit his lucrative job in London, the place of dreams that youngsters sitting in front of me would be thinking, and that's how he came at this university called Dev Sanskriti University, which is built in the lines of Takshashila and Nalanda. Where he did serve a lot of patients of dementia, Alzheimer, and he did serve humanity even in the West. But he felt that it was his inner urge that he felt that he should come and serve humanity at large. And that's what makes him really special at his current role as a Pro Vice Chancellor at Dev Sanskriti University. It is remarkable that even the Department of Ayush, Government of India, chose Dr. Pandya to represent India at Ethiopia, where recently the August audience would be aware of the fact that yoga obtains the status of cultural heritage at UNESCO, and it's with the help of the scientific presentation with the team that Dr. Pandya headed from India. He's a philosopher, psychiatrist, writer, doctor, professor, editor. We wonder how many hats does he don. A counselor, a father, a brother. And I would like to put it on record that on this university, there are students from 14 different countries across the globe, I would say 14 plus. And the students, when it's like every student goes to the Pro Vice Chancellor, and once he comes back from his cabin, the student has a smile on his face. So from this you can understand the able leadership and the way he handles youngsters like you all. To talk about the honors and accolades that Dr. Pandya has, he was appointed as the chairman of the world-renowned International Festival of Yoga, Culture and Spirituality by Government of India in 2012. He is also a member of the core committee of the Indian Council for Cultural Relations, ICCR. Recently, Asia's first Center for Baltic Culture and Studies was inaugurated at Dev Sanskriti University, and Dr. Pandya had a pivotal role in shaping it up.
I would like to make a special mention about this center because it's one of its center which is built up in Asia for the first time. And this center would be promoting the teachings and studies of the Latvian, Lithuanian and Estonian languages as well as research in Baltic culture and tradition. Well, this is the formal introduction. Apart from that, he's addressed students like you all or youngsters like you at several symposiums, which includes IIM Indore, where he's spoken on the topic life management. He's given a session on inner engineering, a workshop for scientists of Defense Research and Development Organization in the year 2013. He's also addressed on the topic Science and Spirituality at the Time Weaver World Conference, Frankfurt, Germany, 2013. And the most coveted Indian Military Academy, he's addressed youngsters like you all on the topic Human Excellence in 2014. Well, to talk about the best introduction that I feel that we could give a youth icon like Dr. Pandya is, when you visit this University of Dreams, when you visit his office, his nameplate reads volunteer. I think with this I would like to stop the introduction. I think this talks great about a personality like Dr. Pandya. I request Dr. Pandya to please come and give us a word of wisdom. Thank you, Shuchita. Before I begin, I just wanted to clarify a few things to all of you who are sitting at the back. I'm not here to do any preaching. I'm just here to talk about the things that are of absolute relevance to all of us. And I also would like to take the liberty that although I have got no problem whatsoever speaking English throughout this small talk, brief talk that I would say, I'm not a talker that would go on for a very long time. I just want to talk about the things of relevance for a very short period of time. But I talk with the hope, with utmost sincerity, that those of you who are the youngsters, the future of today, would take something meaningful. We really have got a tradition, lineage, heritage that is of absolute full of wisdom. And we go to different parts of the world and somehow we keep forgetting the value, the real power that this land ever had. And I just want to say that although I have got no problem speaking throughout in English, but I would like to take the liberty of speaking between Hindi and English. Because the message that I would like to impart, the message that I would like to say, especially the Yoga Karmasu Kaushalam, we have to return back to from where it came from, the Gita. And to talk about that, I would be switching in between the languages. If anything is not clear, please feel free to ask the questions at the end. So I would begin. मैं शुरू करना चाहूँगा धन्यवाद के साथ, इतने आत्मीयता के साथ, अपनत्व के साथ, प्रेम के साथ जो भारत ने हम लोगों को रिसीव किया, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर तमिलमूर्ति जी, डॉक्टर कौल, डॉक्टर वर्मा, all the senior members of the Bharat family and all the youngsters, the brothers and sisters, and also the young members of the DIA and other organizations of Bharat. यदि कोई इमारत आप लोग सोच करके देखो कि यदि कोई इमारत बहुत मजबूत हो और उसकी भार वहन करने वाले खंभे हिलने लगे तो इमारत कांपने लगती है. बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द नींव जो है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो फाउंडेशन है दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बट द पिलर्स आर शेकिंग एंड द बिल्डिंग इज गोइंग टू फॉल. यदि कोई पेड़ है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और उसको जो तने हैं उसके वो खोखले होने लगे तो वृक्ष जो है वो गिरने की प्रतीक्षा करने लगता है. उसी तरीके से भारतीय चिंतन जो है, भारतीय दर्शन है, हम लोगों की जो हेरिटेज है, हम लोगों की जो लीनियज है, हम लोगों की जो परंपरा है, इतने सालों का ज्ञान है, विज्ञान है, तप है, बोध है, पुण्य है, उसकी मजबूती पर वो शंका नहीं कर सकता. उसको बनाने में लाखों करोड़ों लोगों का वर्षों का ज्ञान लगा है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पर यदि उसका कंटेम्पोररी मीनिंग निकालने वाले लोग कमजोर पड़ने लगे, यदि उसका अर्थ आधा अधूरा निकाला जाने लगे तो जो वट वृक्ष है वो भी हिलने लगता है. एंड इट्स एन अनफॉर्चुनेट गिफ्ट ऑफ दोज पीपल हु हैव लिमिटेड व्हाट वाज एक्चुअली सपोज्ड टू बी द एब्सोल्यूट पिनेकल ऑफ द साइंस, जो अध्यात्म का चरम था, चित्त की शुद्धि थी, व्यक्तित्व का पूरी तरह से रूपांतरण था. वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी
that in the feeling of the yoga, we were given the opportunity of absolute transformation of the whole personality. जो हम लोगों को जीवन मिला है, व्यक्तित्व मिला है, जो हम लोग अपने साथ लेकर के आए हैं, we had the opportunity of using the path of the yoga to give it complete transformation. जो transmutation of consciousness हमको मिल सकती थी, we have limited it to only by the gymnastic abilities of turning our hand and other things. हाथ पैर को टेढ़ा करके और उसको शरीर तक सीमित कर देना योग नहीं। उसके पीछे का जो ज्ञान है, जो हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्य था, that was the pinnacle of the truth, उसको हम लोग भूल करके आप लोग अमेरिका चले जाइए। अभी थोड़े दिन पहले मुझको किसी ने लिंक भेजी थी कि बियर योगा शुरू किया है, गांजा योगा शुरू किया है। आप लोग चले जाइए, वहां पर योगा डोगा बन गया है, हॉट योगा है, इरोटिक योगा है, भगवान जाने क्या। हम लोग जो है अपने जीवन का जो बिल्कुल पिनेकल ऑफ ट्रुथ था, उसको भूल करके न जाने किन मूर्खताओं में और किन बेहुदगियों में जीवन के उत्कर्ष की राहों पर ढूंढ रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अनफॉर्चुनेट। दिस इज अनफॉर्चुनेट not only because of the fact कि this is actually stuck completely wrong, also unfortunate because of the fact कि आप कहीं पर भी वेस्ट में चले जाइए, 45 कंट्रीज मेरी हो गई, 9.5 साल में लंदन में रहा, आप कहीं पर भी चले जाइए, सामान्य व्यक्ति से आप बात करके देखिए, द पर्सन हु थिंक्स, उससे आप बात करके देखिए, उसको लगता है कि योग का यही अर्थ है, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए जब मैं योग के माध्यम से उत्कर्ष की बात करूंगा आप लोगों के साथ, और थोड़ी देर की बातचीत है, तो मैं हर एक से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल जितना आप लोग इसको इम्बाइब होकर के सुन सकें, उसको सुनने का प्रयत्न करें। तो जब हम लोग योग को उत्कर्ष के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं, तो पहले योग को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि एक मिस्टेक जो हमसे होती है वो ये होती है कि हर कोई समझता है कि योग का अर्थ मात्र आसनों से है। 3 तरह की परंपराओं से योग निकल करके आया। He had 3 powers। जो क्रिएटर के पास से निकल करके आई, वहां से राजयोग है, पतंजलि ने उसको बढ़ाया, उसने योग सूत्र दिया, और पतंजलि ने भी 3 तरीके की धाराएं दी, अभ्यास और वैराग्य के नाम से समाधि योग दिया, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान के नाम से क्रिया योग दिया, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के नाम से अष्टांग योग दिया। दूसरी धारा निकल करके आई नर्चरर के पास से, वहां से वैदिक योग निकल करके आया, उसमें भी 3 धाराएं निकल करके आई जो गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। हम लोग 3 चीजें करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, देयर आर 3 लेयर्स टू आवर पर्सनालिटी। हम लोग सोचते हैं, हम लोगों के इमोशंस हैं, हम लोगों के एक्शंस हैं। इफ थॉट्स रीच टू द पिनेकल, यदि हम लोगों के जो विचार हैं वो अपने शिखर पर पहुंच जाएं तो ज्ञान योग बन जाते हैं। यदि हम लोगों के जो इमोशंस हैं, इफ आवर इमोशंस रीच टू द समिट, इट बिकम्स द भक्ति योग। और यदि हम लोगों के एक्शंस अपने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो कर्म योग बन जाता है। हम लोगों की 3 ही चीजें हैं व्यक्तित्व की, और तीनों अपने अपने पिनेकल पर पहुंच जाए, अपने अपने शिखर पर पहुंच जाए, अपने अपने पेनल्टीमेट पर पहुंच जाए, then what we accomplish, the comprehensive personality is the vision of the Gita। तब गीता का विजन निकल करके आता है। और तीसरी जो धारा है वो निकल करके आई हठ योग की, गोरखनाथ ने दी। इतनी बड़ी धाराओं में आसन इतनी जगह पर है, उसमें भी पतंजलि गीता में तो जिक्र ही नहीं है। पतंजलि सिर्फ एक लाइन में आसन को खत्म कर देते हैं, वो कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आप यदि स्थिर हो और सुखी हो तो आप आसन में हो। यदि आप किसी को हथकड़ी लगा दो, उसके ऊपर चढ़ करके बैठ जाओ, स्थिर हो जाएगा आदमी, सुखी नहीं होगा। और वही गलती हर कोई करता है कि आदमी अपने आप को जबरदस्ती फोर्स करता है कि मैं शांत होकर के बैठ जाऊं। बाहर लड़ाई चल रही है, आंखें बंद करने से लड़ाई थोड़ा चली जाएगी। मन में हम उन्हीं विचारों को लेकर के जा रहे हैं। आदमी निरंतर अपने विचारों के झंझावात में उलझा हुआ है, और आंखें बंद करके हम कल्पना करते हैं कि वो कहीं और चला जाएगा, तो संभव थोड़ा ही। सिर्फ आंखें बंद हो गई, बाकी की सारी समस्याएं यथावत चल रही है। इसलिए मन का शांत हो जाना, अंदर से किसी भी स्पृहा का न निकलना, अंदर से किसी तरीके के एक्साइटमेंट का, एंजाइटी का, एंग्विश का, पेन का, सफरिंग का, सौरों का न निकलना, आपके व्यक्तित्व का बिल्कुल शांत हो जाना, वो असली योग है। तो यदि हम लोग उस योग की बात करें तो गीता के 2 और 3 सूत्रों को लेते हुए आज की थोड़ी देर की बातचीत में करूंगा। पहला जो अभी कोट आपने यहाँ पर सुना, और उससे पहले का एक सूत्र है, दूसरे अध्याय का 50वां सूत्र डायरेक्टर साहब ने लिख करके भेजा, और दूसरे अध्याय का जो 48वां है वो है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समुद्भूत्वा स्वमत्वम योगुच्यते। योग में स्थित होकर अर्जुन
तू कर्म को कर, सिद्धि को भूल जा, सिद्धि को भूल जा, मान को भूल जा, मान को भूल जा, रिस्पेक्ट को भूल जा, रिजेक्शन को भूल जा, दोनों चीजों को भूल कर तू अपना कर्म कर, क्योंकि व्यक्तित्व का संतुलन ही योग है। द हार्मनी ऑफ द पर्सनैलिटी इज द योग, भगवान कृष्ण कहते हैं। सुनने में सबसे आसान लगता है और जीवन की सबसे कठिनतम परीक्षा है। हम लोगों के लिए संतुलन को स्थापित करना ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, और वो इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि हर सेकंड, हर क्षण हम लोग खंडित व्यक्तित्व की तरह से जी रहे हैं। वी आर लिविंग लाइक ए ब्रोकन पर्सनैलिटी। आप सोच करके देखो, गुरुजीएफ जो बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर हुआ रशिया का, उसके पास यदि कोई जाता था और उससे कहता था कि साहब मैंने संकल्प लिया है, आज मैं ये प्रण लेकर के आया हूँ, तो कहता था वही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है जिसने संकल्प लिया है कि कोई और आकर के खड़ा हो गया। वो कहता था एक व्यक्ति के अंदर 700 लोग साम्राज्य कर रहे हैं। जिसने सुबह संकल्प लिया कि आज मैं जीवन बहुत अच्छे से जीऊंगा, 10 बजे तक वो गायब हो गया, अब कोई और आ गया उसके अंदर। 11 बजे तक कोई और आ गया। हम लोग संकल्प लेकर के बैठते हैं कि साहब बहुत अच्छा करेंगे, सुबह का समय होता है, आदमी सोचता है बहुत अच्छा करेगा, आदमी सोचता है आज के दिन से हम लोग पढ़ाई करना शुरू करेंगे, दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट। फिर उसके बाद नहीं यार आज नहीं हो पाए, एकादशी से करेंगे, एकादशी अच्छा दिन होता है, गणेश चतुर्थी से करेंगे, और वो दिन कभी आता नहीं, आदमी निकलता चला जाता है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल लिविंग इनसाइड अस। हम लोग के अंदर इतने सारे लोग अपना अपना साम्राज्य बना करके बैठे हैं। दे बोथ आर आस्किंग फॉर कंट्राडिक्टरी थिंग्स। एक को चीज चाहिए, दूसरे को चाहिए नहीं। लोग लंदन में भी रहना चाहते हैं, आश्रम की शांति भी चाहते हैं। लोग हरिद्वार में भी रहना चाहते हैं और मॉल में भी जाना चाहते हैं। दोनों चीजें they cannot exist together. They both are contradictory to each other. They both are in conflict. And the moment we are in conflict, we cannot be in harmony. जैसे ही हमारा जीवन बटा हुआ है, जैसे ही हमारा मन बटा हुआ है, जैसे ही हमारे विचार बटे हुए हैं, हमारे अंदर संतुलन नहीं आ सकता। और इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने विचारों की भीड़ में उलझे हुए हैं। आप पूछ करके देखो, एक प्रयोग करके देखो। आप लोग ये प्रयोग करके देखो कि आप लोग बैठ जाओ 20 मिनट के लिए, नॉट मोर देन दैट, उसके बाद आपको भी दिक्कत होने लगेगी। 20 मिनट के लिए आप बैठकर वो सारी चीजें लिखो जो आपके दिमाग में आ रही। अभी आप बैठे थे, अभी आपको लगेगा कि बाहर जाकर के बस पकड़नी है, फिर लगेगा सर से मिलना था, फिर लगेगा कि अरे मेरे को वहां जाना था, कहीं से मलेशिया प्रकट हो जाएगा, थोड़ी देर में ताइवान आ गया, फिर ट्रम्प याद आने लग गया, फिर एकदम से ओबामा याद आने लग गया। हमारा दिमाग जो है वो इतनी जगहों पर भटक रहा है, इतनी जगहों पर जा रहा है, एंड दीज थॉट्स आर एब्सोल्युटली इनकोहेरेंट टू ईच अदर। वो आपस में लिंक भी नहीं है। यहाँ से वहां विचारों की भीड़ आ रही है, आदमी लगातार चला जा रहा है। यदि हम लोग ये करें कि हम लोग बैठ जाएं, एक रिकॉर्डर लगा लें और जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको जोर जोर से बोलते जाएं, रिकॉर्ड कर लें, दोबारा सुनेंगे तो लगेगा पागल हो गए थे क्या। आदमी यदि दोबारा से उन चीजों को सुनेगा कि जो हम लोग कर रहे थे, तो वी वुड नॉट बी एबल टू बिलीव कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड आवर माइंड। और सच कहें तो सामान्य व्यक्ति में और पागल में सिर्फ इंटेंसिटी का अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। जिसको हम लोग पागल बोलते हैं वो दहलीज के उधर चला गया, लौट करके नहीं आ पाया। उधर चला गया, आदमी को अभी क्रोध आ जाए, उन्माद आ जाए, आदमी एकदम पागलपन की हरकतें करने लगेगा, घर का सामान तोड़ देगा, लोगों पे चिल्लाने लगेगा, और उसके बाद फिर जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ठीक होकर बैठ जाएगा। वही व्यक्ति यदि आप पूरी तरह से उधर चला जाता है तो ही इज गॉन। इसीलिए पतंजलि ने चित्त की एक भूमि में क्षिप्त को बोला। उन्होंने कहा कि जब मन की ये अवस्था शांत हो जाती है तो फिर मन के अंदर संतुलन निकल करके आता है। विचारों की भीड़ से, झंझावात से हम लोग घिरे हुए हैं, लगातार कॉन्स्टेंटली। आप चले जाओ बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में और लोगों को आते जाते देखो, एक बार खड़े होकर के आराम से देखो जो व्यक्ति आ जा रहा है, आपको लगेगा आदमी कर क्या रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, उसके चेहरे में टेंशन आ रही है, खुश हो रहा है, फिर आदमी मुस्कुराता हुआ निकल गया बिना मतलब, फिर लड़ता हुआ निकल गया, उसके चेहरे पे टेंशन है, उसको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में इतना उलझा हुआ है कि he does not need another person। आदमी अपने विचारों की भीड़ में इतना उलझ गया है कि उसके लिए एकाग्रता, संतुलन, शांति, हार्मनी, they become like a dream। कि व्यक्तित्व बिल्कुल शांत हो, हमारे अंदर वही भावना आए, वही विचार आए, हमारे अंदर वही एक्शन आए। आप लोग ये सोचो कि आप लोग बैठे यहाँ पर हुए हो, अभी आप लोग उपस्थित हो, उपलब्ध नहीं, यू आर, अभी आपकी अटेंडेंस ली जाए तो अभी आप अटेंडेंस में सबके सब मार्क हो जाएंगे, पर पूछा जाए आपका मन कहाँ है, आपकी भावनाएं कहाँ है, तो they are at 20 different places। Just because we are at one place does not mean that we belong to the place। जब हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं but we become available to the moment, तब फिर हार्मनी निकल करके आती है। तो हार्मनी आए कैसे? हार्मनी आने के लिए दो तरीके के सूत्र हैं, सिंपल।
एक तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि सिंपल प्रयोग आप ये करके देखो कि 10 मिनट बिल्कुल अकेले में अपने लिए निकाल करके देखो। आप लोगों ने विपासना का नाम सुना होगा, पॉपुलर जिस भी रूप में हो गया हो, पर उसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे की कहानी ये है, वी का मतलब है ऑपोजिट, पश्ना का मतलब है देखना, उधर नहीं इधर देखना। हमारी सारी दौड़ उधर की तरफ है। हमारे जीवन की जितनी भी दौड़ है वो हमें हमारे सेंटर से बाहर ले जाती है। धर्म कहेगा दूसरे लोग पर जीवन है, विज्ञान कहेगा दूसरे ग्रह पर जीवन है, अंतर कुछ नहीं। हम लोग अपने सेंटर से दूसरी तरफ को जा रहे हैं। वी आर ऑल गोइंग फार अवे फ्रॉम आवर सेंटर। इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर मिल जाए उससे हमें आत्मा का ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, मन की शांति उपलब्ध नहीं होती। उसके लिए यू नीड 10 मिनट्स जहां पर आप सिर्फ अपने लिए समय निकाल सकें। एंड टू डू व्हाट? जब आप 10 मिनट अपने लिए अकेले बैठे हो तो क्या करें? अभी अभी आपने सुचिता के मुंह से सुना, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक बड़ा अच्छा सूत्र उन्होंने दिया, बहुत ही अच्छा सूत्र, एंड आई थिंक दैट इज वेरी पर्टिनेंट टू एवरीवन। चिंतन और मनन। उन्होंने कहा जब आप अपने पास हो तो दो चीजें करो आप, चिंतन और मनन, कॉन्टेम्पलेशन एंड प्लानिंग। कॉन्टेम्पलेशन किस पर? जो गुजर गया, जो जीवन हमने जिया उसको एक बार हम लोग एनालाइज करके देखें कि जहां तक हम लोग जी करके आए हैं उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। एक वेरी ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योरसेल्फ। उसमें दो दिक्कत है, एक तो इंट्रोस्पेक्शन संभव नहीं होता। वी आर ट्रेन्ड टू डू क्रिटिसिज्म। हम लोग बचपन से क्रिटिसिज्म के लिए ट्रेंड है। आप लोगों से पूछो कि गलती निकालो तो आदमी भगवान से लेकर बच्चे ही गलती निकाल देगा। भगवान दुनिया सही नहीं चला रहे हैं, सरकार देश ढंग से नहीं चला रही है, डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर रहा है, रोड पे ट्रैफिक ढंग से नहीं चल रहा है। वी आर एबल टू टेक द क्रिटिसिज्म ऑफ एवरी पर्सन। सिर्फ अपना कर पाना संभव नहीं होता। इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवरसेल्फ। So the 10 minutes that we are getting is to do the honest introspection कि हम लोग कहीं रास्ता भटक कर जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी इंसान के रूप में, either you look from a point of view of the science, आप साइंस की दृष्टि से देखो, then also we are at the peak of evolution। तब भी हम लोग जो बेहतर से बेहतर संभावनाएं वो हमको मिली हुई है। What we have got, no other species have got that possibility। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दूसरे ग्रहों पर जाने की संभावना है, कला है, चिकित्सा है, विज्ञान है, एस्थेटिक्स है, म्यूजिक है, व्हाट नॉट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट एवरीथिंग। और यदि हम लोग आस्था की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें, देन जन्म जन्मांतरों से भटकने की बात है कि आदमी योनियों से गुजरता है तब जाकर के उसको एक पॉसिबिलिटी मिल पाती है। तो व्हाटएवर पार्ट यू लुक, वी हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। द क्वेश्चन इज टू आस्क आवरसेल्फ कि हम लोग उस पॉसिबिलिटी के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ए वेरी ऑनेस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और उसमें एक दिक्कत और है कि वी आर कंप्लीटली पब्लिक ओपिनियन। हम लोग क्या है कि हम लोग अपने बारे में अपना ओपिनियन नहीं बना पाते, जो दूसरा बना देता है वो हमारा ओपिनियन बन जाता है। आप प्रयोग करके देखो, आपके दोस्त हैं सड़क पर जा रहे हैं, आप क्या करना कि 10 मीटर्स की दूरी पर 10 लोग खड़े हो जाना, और जब वो आदमी निकले तो उसको कहना, एक दोस्त को सेलेक्ट कर लेना और कहना कि जब भी वो निकलेगा तो कहेंगे सब बीमार से लग रहे हो, तबीयत खराब हो जाती है। जैसे जैसे आप करो, आदमी पहली बार सुनेगा कि बीमार लग रहा है, दूसरा पूछेगा बीमार लग रहा है। मोमेंट द 22nd person has said, he would start to feel कि उसको फीवर आ गया। हम लोग इतना ज्यादा पब्लिक ओपिनियन है, we are so much guided कि यदि कोई कहता है कि साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो हमको लगने लग जाता है बहुत अच्छे। यदि कोई कहता है बहुत बुरे लग रहे हैं तो हमें लगने लग जाता है भगवान हमसे क्या गलती हो गई। मिडिल ईस्ट में कहावत है कि जब आदमी पैदा होता है तो ऊपर वाला उसके कान में कह देता है कि तू दुनिया का सबसे अच्छा है, बाकी सारे तो यही है। अब वो आदमी जो है इसी हिसाब से जीता है कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं ही हूँ, बाकी से पता नहीं कहां से आ गया, उसको लगता है सब सारी दुनिया मेरे आसपास घूम रही है। That is why it becomes so difficult for us to do the honest introspection। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि साहब चिंतन का मतलब है honest introspection, और मनन का मतलब है प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। कि यदि हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, then develop an ability to remove it and do something to actually bring it back। यदि कोई चीज ऐसी आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी तो कैसे उसको हटाएं, that is self refinement। और यदि कोई चीज आनी चाहिए थी और नहीं आ पाई है, then to bring it back, self development। तो ये जो 10 मिनट यदि आप लोग निकाल सको अपने लिए, that would allow you to actually develop the harmony with it।
अंदर एक हार्मनी आती है जब हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं। एंड सेकेंड थिंग दैट दिस सूत्र इज ट्राइंग टू टेल अस, इशारा संतुलन की तरफ है, इशारा बैलेंस की तरफ है, हार्मनी की तरफ है, बट द रियल मैसेज इज इन द समर्पण। जब हम लोगों के मन में भावना आ जाती है कि देयर इज ए फोर्स हायर देन अस, कोई भी कॉन्शियसनेस आप कहना चाहो, दैट इज बिहाइंड एवरी सिंगल हैंड, अच्छे के पीछे वही खड़ा है, बुरे के पीछे वही खड़ा है, देन द इमीडिएटली दिस फीलिंग कम्स ऑफ एब्सोल्यूट हार्मनी। जब हम डिसाइड नहीं कर रहे कि इज गाइडेड बाय द अदर फोर्स बेटर देन अस। छोटी सी कहानी आती है भागवत में कि एक राजा थे, है तो कहानी मजाक की पर उसके पीछे का मैसेज इंपॉर्टेंट। राजा थे प्रसेनजित, उनके महामंत्री थे, और जो महामंत्री थे उनकी आदत क्या उनका मन का भाव था कि जब भी कोई घटना घटती थी, whenever some incidents used to happen, he used to say कि oh that is a divine wish, अच्छा वो ऊपर वाले की इच्छा थी। राजा को बड़ा बुरा लगता था, राजा को लगता था करने वाला तो मैं हूँ, बार बार ये भगवान को क्यों ले आते हैं इसमें। तो एक दिन वो गए जंगल में शिकार करने के लिए, उनने तीर चढ़ाया अपना, और जैसे द मोमेंट ही वाज अबाउट टू स्ट्राइक, एक वाइल्ड बोर आया और उसने हिट कर दिया। हिट किया तो उंगली कट गई, खून बहने लगा, उसमें से ब्लड आने लगा। अब राजा ने महामंत्री की ओर देखा तो महामंत्री बोले भाई डिवाइन विश थी। राजा को बहुत बुरा लगा, राजा को लगा कि उंगली कट गई, क्या डिवाइन विश थी। उन्होंने कहा आप निकल जाओ, अभी निकल जाओ। He gave him the order to be removed from there. वो जो महामंत्री थे बैठ गए अपना ध्यान तपस्या करने लगे, जंगल में चले गए। राजा ट्राइबल जो एरिया था उन्हें पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि साहब आज तो हमें बलि देनी है, सैक्रिफाइस में करना है हमारी देवी के सामने। राजा अच्छे खासे दिख गए, उन्होंने कहा किया है, बलि देंगे हमें। राजा को पकड़ करके ऑल्टर पे ले गए, उन्होंने कहा कि वी विल सैक्रिफाइस हिम। उठाया काटने के लिए, और जैसे ही काटने को चलाते उससे पहले देखा हाथ में खून बह रहा है। खून बह रहा है तो अंग भंग की बलि नहीं दी जा सकती, जिसके ऑर्गन कटे हुए हैं उसको नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा उनके पुजारी ने कहा छोड़ दो भाई इसको, छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हो गया, राजा ने कहा फिर डिवाइन विश की बच गया मैं। और राजा गए, उन्होंने कहा सबसे पहले महामंत्री को पकड़ते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई आपको मैं थैंक यू बोलूं, आपके कारण बचा। महामंत्री को गए वो बोलने के लिए, महामंत्री वहीं बैठे थे, उन्होंने उनको लिया, उन्होंने कहा सिंसियरली अपोलोजाइज, मैंने आपको ऐसा कहा, और पर आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, आज मैंने देखा कि डिवाइन विश से बच गया। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने कहा पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे को तो जो भी ब्लेसिंग हुई डिवाइन वो तो समझ में आई, आपका क्या हुई, आपको मैंने व्यर्थ में इतनी गाली दी। महामंत्री बोले साहब आपसे ज्यादा तो मुझ पे हुई। बोले क्यों? बोले यदि मैं आपके साथ होता तो आपकी उंगली तो कटी हुई थी, आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, तो मेरी बत्ती जड़ जाती, मेरी तो साफ थी। तो इसलिए क्या है कि हर चीज के पीछे यदि हम लोग उसकी सीरियसनेस को लें और ये सोचें कि देयर इज ए पावर बियॉन्ड अस दैट इज गाइडिंग ऑल द गुड एंड बैड एंड इविल, जो भी हमारे जीवन के हैं एक सूत्र से निकल करके आ रहे हैं, मन में एकदम से शांति आ जाती है। राजा रणजीत सिंह थे एंड ही वाज आल्सो ए फिजिसिस्ट, बड़ौदा के थे, वेरी गुड रिमार्केबल एकेडमिशियन, वन ऑफ द पायनियरिंग एकेडमिशियंस ऑफ इंडिया। ही वाज कमिंग, बोट स्टार्टेड टू शेक, 1930s की घटना है, अभी अभी उनकी मैरिज हुई थी, और सब लोग घबराने लगे, तूफान आने लगा, उनको लगा कि सब लोग अब मर जाएंगे। तो उनकी पत्नी थी, उन्होंने देखा कि रणजीत सिंह बिल्कुल आराम से बैठे हुए, काम कंटेंटेड, बिल्कुल आराम से बैठे हुए। तो उन्होंने उनकी ओर देखा, बोले आपको डर नहीं लग रहा? तो रणजीत सिंह ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी गर्दन पे रख दी। बोले आपको डर नहीं लग रहा? तो पत्नी बोली आप मजाक क्यों कर रहे हो, इस समय में आपको मजाक सूझ रहा है? बोले कि ये जो है आप इस समय आपको ये जोक क्यों आया? बोले कि नहीं तुमको डर नहीं लग रहा? बोले मुझे डर क्यों लगेगा, आप मेरे पति हो, आप पे भरोसा है। तो रणजीत सिंह बोले फिर मुझे क्यों डर लगेगा, मेरा पिता है, उस पर मेरा भरोसा है। तो जब ये भाव मन में आ जाता है कि यू हैव गॉट दिस फीलिंग कि देयर इज हायर पावर, तो जो उसके पीछे का मैसेज है, हियर इट इज ऑफ संतुलन, हार्मनी, देयर इट इज ऑफ सरेंडर। यदि हम लोग ये भाव आ जाता है कि वी आर नॉट द कर्ता, हम लोग करने वाले नहीं हैं, करने वाला कोई और है, तो जीवन में संतुलन आता है। पहला जो सूत्र है वो यही है, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरा सूत्र, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। दूसरा सूत्र जो डॉक्टर साहब ने पहले सुनाया, बुद्धि युक्त जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्, कि योग कर्मों को कुशलता के साथ करने का नाम है, कर्मों से मुक्ति का नाम है। हम लोग कर्म करते तो है, बंधने के लिए करते हैं, मुक्त होने के लिए नहीं करते। जितना जीवन चला जा रहा है, जितना जीवन चला जा रहा है, आप देखो
हम लोग सपनों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। आज आदमी काट रहा है, आज आदमी का जीवन तकलीफ में हो सकता है, परेशानी में हो सकता है, वो सिर्फ इसलिए अपने जीवन को काट रहा है कि उसके मन में होप है कि कल को ये मिल जाएगा, परसों ये मिल जाएगा, उसके बाद ये मिल जाएगा। एक अजीब सा सपना हमें दौड़ाए चला जा रहा है, यहाँ से वहां आदमी चले जा रहा है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और इस दौड़ में क्या होता है कि हम लोग वर्तमान को उपलब्ध नहीं हो पाते। वी आर नेवर अवेलेबल इन द प्रेजेंट मोमेंट। आइदर वी आर रनिंग बिहाइंड द फैंटेसीज ऑफ फ्यूचर, और या फिर जो कल हो गया है उसके बारे में सोचने में लगे हुए। आइदर आवर माइंड इज बीइंग ड्रिवन टुवर्ड्स द फैंटेसीज और द फियर्स, और जो अभी का अवेलेबल मोमेंट है उस पर हम लोग हैं उपस्थित। तो उसको उपस्थित होने के लिए कि हम लोग इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, एक सिंपल सा सूत्र है। अगेन मैं कोट करूंगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, बड़ा सिंपल सा सूत्र, हर दिन नया जन्म, हर रात नहीं हुआ। मुझे इससे अच्छा सूत्र नहीं लगता योगा कर्मसु कौशलम के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह उठें और ये सोच करके उठें कि एक ही दिन हमें मिला है, एक ही दिन मिला है और आज के दिन के ही हमारा जन्म है, इसी दिन के लिए है। There could be nothing that could go wrong from us। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद गलत आपसे हो नहीं सकता। एक दिन हमको मिला है और हमें एक्सीलेंस के साथ जीना है। सुबह के वक्त हम लोग उठे उस प्लानिंग के साथ उठे कि आज ही का दिन है, जितने बेहतर तरीके से जी सकते हैं उतना बेहतर तरीके से जिए। 1980s में जब पहली बार HIV का इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ, आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट इट, जिस सेंटर को मैं हेड करता था लंदन में, हम लोगों की स्पेशल डिवीजन थी फॉर दोज पीपल हु वर डायग्नोस्ड इन अर्ली 1980s, क्योंकि हम डिमेंशिया यूनिट देखते थे और HIV में एक डिमेंशिया होता है। सो ऑल दोस पीपल हु वर डायग्नोस्ड इन द फर्स्ट फ्यू केसेस, जो शुरू में डायग्नोस हुए 1980 से लेकर 1985 तक, by the time we were looking after the dementia unit, all those were developing the dementia। उन सबको डिमेंशिया तब हो रहा था, because HIV डिमेंशिया 20 years का इंक्यूबेशन पीरियड है। एक केस जो मैंने देखा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, and he was the guy who was diagnosed in the first few years। शुरू में था, न्यूजीलैंड का पहला केस था जिसको HIV एड्स का इन्फेक्शन हुआ, और जैसे ही उसको पता चला कि मुझको HIV का इन्फेक्शन हो गया, तो HIV का इन्फेक्शन है, हर HIV इन्फेक्शन एड्स में कन्वर्ट नहीं होता है। HIV के इन्फेक्शन से एड्स में कन्वर्ट होने में 9 मंथ से लेकर के 20 इयर्स तक का टाइम लग सकता है। यू नेवर नो कि किसको कितना समय लगेगा। तो उसको इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद जैसे जैसे डायग्नोस हुआ, तो उसने सबसे पहला उसके दिमाग में ख्याल आया, एकदम ऊपर वाले का दिया हुआ, कि मैं अपने जीवन को जितना बुरे तरीके से जी सकता हूँ मैं जीऊंगा, कि अब मरना तो है ही, तो जो जो बुरे काम रह गए वो सब कर लिए जाए, हमारी लिस्ट में जितने भी हम बुरे काम कर लिए जाए। ये सोच करके लंदन आ गया हो कि बुरे काम करने के लिए जितने कर सकता था किए। करने के बाद दिक्कत क्या हुई कि उसी समय में हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डेवलप हो गई, हार्ट। दैट इज एक्चुअली, आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते, पर हार्ट इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द एड्स। तो उसको होने के बाद क्या है, वायरस टाइटर कंट्रोल रहता है, CD4 काउंट गिरता नहीं, तो आदमी जो है जिंदा भी रहता है, मर नहीं सकता, कंटिन्यू रहेगा। सो ही कंटिन्यू टू लिव, अब लंबे समय तक कंटिन्यू कर गया। अब उसको डिप्रेशन हो गया 2004 में कि मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, आई वेस्टेड इट कंप्लीटली ऑल टुगेदर। जितना मुझे अवसर मिला था, ऊपर वाले ने दिया था, दैट इज गॉन। और जब हमने उसे देखा, शुरू में आया तो एक अजीब सी परंपरा है वेस्ट के देशों में कि आप जाओ वहां पर तो क्या है, ऐसे केसेस को बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है। वो फर्स्ट केस ऑफ HIV, जैसे उसने भगवान जाने कौन सा बहुत महत्वपूर्ण काम किया हो, पर उसको पूरा अखबारों में जो है, उसको आप न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसका टीवी में इंटरव्यू चल रहा है सब, और ही वाज गिवन सेलिब्रिटी स्टेटस। तो क्या है, वो शुरू का जो यूफोरिया था, दैट स्टार्टेड टू डाई बाय द टाइम। और उसके बाद जब हमने उसे देखा 2007-8 में, ही हैड कंप्लीट डिप्रेशन पूरी तरह से। और एक अच्छा मैं एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से जीवन हमारे हाथ से निकल जाता है एकदम। और दिस गाय वाज एक्चुअली ये प्रोफेसर, वो अच्छा खासा प्रोफेसर था, अच्छा था, इंटेलिजेंट था, सब कुछ उसके पास था। वन मिस्टेक एंड देन अनदर सीक्वेंस ऑफ द मिस्टेक। जैसा शंकराचार्य कहते हैं कि गलतियां सीढ़ियों से गेंद गिरने की तरह से होती हैं। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन दैट यू कुड फाइंड एनीवेयर। ही सेज द डिक्लाइन कम्स लाइक द बॉल फॉल्स ऑन द स्टेयर्स। पहली बार गिरेगी तो 2 सीढ़ी का टप्पा खाएगी, दूसरी बार गिरेगी तो 4 सीढ़ी का खाएगी, तीसरी बार गिरेगी तो 8 का खाएगी, फिर चलती चली जाएगी खाई के अंदर। आदमी पहली गलती करता है तो उसके अंदर संभलने की संभावना है, दूसरी करेगा तो थोड़ा सा मन अंदर से कांपेगा, चौथी बार करेगा और धीरे धीरे मन की आवाज शांत हो जाती है, आत्मा आवाज देनी बंद कर देती है और आदमी गलती पे गलती करता चला जाता है। ओनली
वे वी कैन रिमेम्बर आवरसेल्फ इज बाय दिस कि यदि एक दिन मिला है उसको हम लोग खूबसूरती के साथ कैसे जी सकते हैं, वर्तमान में कैसे लौट सकते हैं। आपको शुकदेव की कहानी बताता हूँ कि याज्ञवल्क्य ऋषि थे और उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से जाकर के एक बात बताइए कि आपकी दृष्टि में योगी कौन है। तो उन्होंने कहा मेरी दृष्टि में जनक योगी है। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा जब इतने बड़े बड़े ऋषि मौजूद हैं उनको छोड़ करके एक राजा का नाम लेते हैं, राजा कैसे योगी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखने के लिए भेजा अपने शिष्य को याज्ञवल्क्य ने कि आप देख कर के आओ। तो राजा जनक सामान्य रूप से दरबार सजा हुआ था, अपना अलग अलग काम चल रहे थे, उसके बीच में बैठे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा साहब इसमें इतने सारे भीड़ भाड़ में इतने सारे सब आसपास कोलाहल चल रहा है, इसमें ये मन को शांत कैसे रखते हैं। तो उन्होंने राजा जनक से पूछा। राजा जनक ने कहा कि मैं उत्तर आपको दूंगा, शाम को दूंगा, तब तक आप मेरी राजधानी देख करके आओ। देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स टू सी, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, आप देख करके आओ। ठीक है। उन्होंने कहा पर आप जा रहे हो, जाते जाते ग्लास ले जाओ आप। ग्लास जो है तेल का पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। तो बोले यदि इसमें से एक बूंद गिर जाएगी तो आपके पीछे जो सैनिक चल रहा है ना आपकी गर्दन काट देगा। उन्होंने कहा ये कैसे चलते हुए निकले। 9 घंटे बाद घूम करके आए। 9 घंटे बाद घूम करके आए तो जनक ने पूछा क्या क्या देखा मेरी राजधानी में। कुछ भी नहीं देखा, यही देख रहा था पूरे टाइम ग्लास को देख रहा था। तो जनक बोले बस ऐसे ही मैं योग को उपलब्ध होता हूँ, कहीं पर भी हो मुझे पता है मैसेज कभी भी आ सकता है। हम लोग टूरिस्ट हैं यहाँ पर इस शरीर में, बेड एंड ब्रेकफास्ट में आए, गलती से मालिक समझ करके बैठ जाते हैं। अभी चेकआउट का मैसेज आ जाएगा ऊपर से तो आदमी चल देगा, फिर कहता रहे कि सही साहब हमारा रेजिडेंस हुआ करता था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब तो चेकआउट का मैसेज आ गया और उससे पहले आदमी के अंदर आसक्ति आ जाती है। और आसक्ति की खराब बात क्या है कि आसक्ति आ तो सकती है जहां नहीं सकती, अंदर आकर के बैठ जाती है। तो क्या है कि यदि मन को मुक्त करना है तो आदमी को एक दिन कुशलता के साथ जीने का एक सिद्धांत लेकर के जाना होगा। मैं कहूंगा आप सभी आप सबको मैं बिल्कुल दिल से इस बात को कहता हूँ, आप लोग इस बात को महसूस करोगे। मैं बिल्कुल प्रवचन देने की दृष्टि से यहाँ पर नहीं आया, ना मैं देना जानता हूँ ना मैं दे सकता हूँ। मैं वो बात कह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए उपयोग की। और जो बात उपयोग की है वो ये है कि हम लोगों का जीवन इतना बट और बिखर जाता है कि वी नेवर लर्न अबाउट द हार्मनी। वी कैन नॉट गिव आवर 100% बिकॉज वी आर नेवर अवेलेबल टू द मोमेंट। हम लोग कभी अवेलेबल ही नहीं है, हमारा मन बटा हुआ है। आप सोच करके देखो कि आपके जीवन की जितनी ऊर्जा है वो या तो ख्यालों में उड़ी जा रही है या कुछ सोचने में जा रही है। We are not able to actually give 100% of our energy to the moment. And second, that is the reason we are unable to have the harmony. And the second reason that we are not able to do is because we are not available in the present moment. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सूत्र हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, वो लेकर के जाएं जो आपके जीवन में कहीं किसी काम के हो। ये सूत्र लेकर के जाएं कि संतुलन कैसे आ सकता है। संतुलन आने के लिए मन को उधर देखने के बजाय इधर देखना, और इधर देखने के पीछे 2 चीजों को करना, चिंतन को करना, मनन को करना। ये देखना कि हम लोग जो कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं और जहां आकर के खड़े हो गए हैं वहां आने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, इंट्रोस्पेक्शन। एंड देन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। दूसरी चीज कि हम लोग संतुलन कैसे ला सकते हैं, समर्पण कैसे ला सकते हैं। और योगा कर्मसु कौशलम में वर्तमान में लौटना, जीवन को बिल्कुल शांति के साथ पूरे एक्सीलेंस के साथ जीना, जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करना। महारानी होलकर शी बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 12 और उसके बाद उस समय अंग्रेज बहुत शी वाज अ वेरी फियर्स लेडी, अंग्रेज बहुत घबराते थे उनसे, तो पढ़ नहीं पाई इस चक्कर में। जब राज्य स्थिर हो गया, किंगडम बिकेम स्टेबल, तो उन्होंने कहा कि साहब अपने मंत्री से कहा कि आप किसी पंडित जी को बुलाओ, मुझे गीता सुना सके, मेरा गीता सुनने का बहुत मन है। पंडित जी आए, तो पंडित जी ने कहा कि मैं आपको सुनाऊंगा, रोज एक श्लोक सुनाऊंगा, आप उस पर कॉन्टेम्पलेट करना, वहां से आपको कुछ उपयोग का मिल जाएगा। तो ठीक आए, उन्होंने पहला सूत्र सुनाया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे मिलकर के क्या कर रहे हैं बता। इतना बोला तो महारानी होलकर बोली आप रुक जाइए, मुझे गीता समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आए? बोले समझ, आप फिर से बोलिए। बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं काम की बात। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ पंडित जी को। बोले कि अभी तो धृतराष्ट्र जो अंधा व्यक्ति है और बिल्कुल विलन है,
वो संजय से पूछ भर रहा है कि क्या हो रहा है। बोले ज्ञान तो दूसरे अध्याय के बाद आता है। बोले नहीं, आप फिर से बोलिए। बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। बोले यही रुक जाइए। बोले आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और मैं सुन रही हूँ क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया है उसमें वो धर्म करे, यही गीता का सार है। बेटा आप लोगों को जो क्षेत्र मिल गया उसमें आप लोग धर्म करो, सही करो, भाई अच्छे बन जाओ, बहन अच्छे बन जाओ, मित्र अच्छे बन जाओ, बेटे अच्छे बन जाओ, बेटी अच्छे बन जाओ, टीचर अच्छे बन जाओ। दैट इज द एसेंस ऑफ द गीता। इतनी ही गीता है, इसके अलावा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको जो मिला है उसको हम राइटियस तरीके से करते हैं, देश का अच्छा नागरिक बन जाते हैं, इसके सम्मान की रक्षा करते हैं, संस्कृति की करते हैं, दैट इटसेल्फ इज द बिगर मैसेज दैट वी कुड हैव। तो मैं यही सिंपल सूत्र आपको बोलूंगा कि योग का अर्थ मात्र शरीर से संबंध नहीं है। शरीर के संबंध की बहुत सारी बातें आपसे कह सकता हूँ। मन जब तक शांत नहीं होता, अंदर से आदमी अपने आप को शांत महसूस नहीं करता, तब तक बाहर से हम कितने भी मुखौटों को लेकर भी घूमते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शरीर के सज जाने से मन सज जाता तो सारे के सारे जिम्नास्ट योगी हो गए होते। जितने भी जिम्नास्ट हैं उन सब के पास योगियों से ज्यादा बेहतर अपने शरीर को मोड़ने की सामर्थ्य है। उससे नहीं सकता, मन को साधने से सकता है। जीवन में आपके संतुलन आए, जो आपको अवसर मिला है उसके साथ आप न्याय कर सको और बहुत मन को शांति के साथ जी सको। भटकने के लिए जीवन नहीं है, बिखरने के लिए जीवन नहीं है। जब तक आप अपने जीवन में किसी मुकाम पर पहुंचोगे, हो सकता है आपको मेरी कही ये बात याद रहे और इस बात को मैं बिल्कुल कंपैशन की दृष्टि से आपसे कह रहा हूँ। जीवन आपको पता नहीं चलेगा, हवा की तरह से उड़ जाता है। जब तक आप लोगों को होश आएगा तब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे होगे। और यदि उस मुकाम पर कहीं ये जो बीज आज डाला जा रहा है आपको ये रिमाइंड कराए कि जीवन खूबसूरती के साथ, संगीत के साथ, हार्मनी के साथ, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ जीने का नाम है, you would feel very blessed and you would feel very blessed. So I hope you would feel like that. I hope कि आप लोगों के मन में वो शांति, संतुलन, समग्रता आए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस आए, होलिस्टिक फीलिंग आए। योग का जो असली सिद्धांत और योग का असली सूत्र है वो यही है। बस यही हम लोगों की बेस्ट विशेष हैं, शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं। इतनी देर तक इस बात को इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। Thank you sir for those enlightening words. Once my teacher said, व्यक्ति को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, because whatever we miss, Krishna will carry. And now the floor is open for the questions from the audience. नमस्ते सर, जो योगा कर्म कौशलम के प्रैक्टिकल लाइन की कुछ एग्जांपल्स अगर आपके पास होंगे हमारे साथ शेयर करने के लिए। Many examples, not one. I will share many examples with you. 2 or 3 stories मैं आपको सुनाना चाहता हूँ different parts of the world से। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कर्मसु कौशलम का ही, जो आपने बोला कि कितने बेहतर तरीके से हम लोग जो मिला हुआ है अवसर उसको जी सकते हैं। गूगल द नेम जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन का नाम आप लोग गूगल करोगे, that guy was given the biggest accolade that any Australian can receive, any civilian Australian can receive, about 10 years ago. और वो क्या है, ब्रिकलेयर का काम करते हैं, मजदूर जिसको हम लोग राजगीर बोलते हैं। he does that job, nothing special, only received the education up to the 4th of standard, and he was given almost as equivalent accolade as the Bharat Ratna. क्यों मिला? 13 साल के थे, and he was going on the bicycle, a lorry came, there was a head-on collision, he was hit, खून निकलने लगा, ICU में एडमिट कर गए, लोग ले गए उनको। It took 14 people to save him. 14 लोगों ने उनको ब्लड डोनेट किया, then he could be saved. और जब उनको वापस लेकर के आए और जब वो रिक्यूपरेट कर गए, तो he decided the first thing that I would do, the moment I would turn 18, which is the legal limit to donate blood, कि I will donate blood. 18 साल के हुए, बर्थडे की पार्टी बनाई, चले गए। लोगों ने चेक करा, ब्लड आप में से किसी ने डोनेट किया हो, आपको पता है कि पहले चेक करते हैं कि कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। चेक किया and they found he had an unusual antibody, and if that blood after being processed being given to those who have got mismatched like blood group, rhesus incompatibility, माता पिता का blood group अलग है, उनको दिया जाए, their lives could be saved. What he did from the age of 18 to 73, he donated 1000 liters of blood, saving lives of 2 million unborn babies.
His blood was given to 34 different nationalities. Simple. हजारीबाग आप जाओ, भारत में स्थान है, 1000 मतलब 1000, बाग का मतलब तो बाग है. And it was name was given because of a farmer called Hajari who was planting one tree in the morning, one tree in the evening. Every time was going to the farm, एक आम का पेड़ सुबह लगाया, एक शाम को लगाया. Simple. इतनी देर में he planted 87,000 trees. 87,000. आप लोग जाओगे हसनपुर गांव में, सुभाषिनी मिस्त्री एक लेडी है, 73 years की हैं. आमिर खान ने उनके साथ में रहते हुए सीरियल बनाया. 21 साल की थी एंड शी हैड 4 mouths to feed. सबसे छोटी जो बच्ची थी वो 3 महीने की थी और उसको पालना था. हस्बैंड को इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटल ले गए. बाय द टाइम ही कुड रिसीव द मेडिकल अटेंशन ही डाइड. तो उन लोगों ने जो है उसने क्या सोचा कि सुभाषिनी मिस्त्री में वो हैड 4 mouths to feed, इलिटरेट लेडी, वेजिटेबल वेंडर का काम करती थी. उसने कहा कि मैं जब तक अपने गांव में हॉस्पिटल नहीं खोलूंगी चैन से नहीं बैठूंगी. कोई भी सुनता तो हंसता कि साहब हाउ इज इट पॉसिबल, ए लेडी हु इज वर्किंग एज अ वेजिटेबल वेंडर, हाउ कुड शी सेव. और कुछ ऊपर वाले की कृपा हुई कि उनका जो तीसरे नंबर का लड़का था अजय, ही बिकेम अ डॉक्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एमडी करी. एंड द मोमेंट ही वाज ऑफर्ड अ जॉब, ही रिटर्न बैक टू द विलेज. तो जितने पीयर्स थे, प्रोफेसर्स थे, कलीग्स थे, दे वेंट बैक टू द विलेज टू सी कि क्या हुआ. एंड व्हेन दे वेंट देयर एंड दे हर्ड द स्टोरी ऑफ द मदर सुभाषिनी, 47 years had passed, and by that time she could save only 22,000 rupees. Never purchased sari for herself. बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीदा. Nothing. Everything she was saving to open a hospital in the village. And anyone who heard the story started to cry. Thought, how is that possible? This lady who is illiterate was only saving it. 22,000 में आप मुंबई में सोचो, घर भी नहीं मिलेगा किराए का 1 महीने के लिए. और वो there was nothing big amount of money. पर जिसने सुना, everyone started to give something. किसी ने लैंड दी, किसी ने पिलर दिए, किसी ने सीमेंट दिया, डॉक्टर्स ने कहा फ्री में इलाज करेंगे. And she opened a hospital called Humanity Hospital from poor for poor 12 years ago in her village. And a complete episode was dedicated in Satyameva Jayate to her. So आप सोचो योगा करना सर, जैसे आपने अभी बोला कि चिंतन और मनन, तो जब हम ये करने की सोचते हैं, जब हम ये बैठते हैं ये करने के लिए, तो मतलब हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर माइंड बिकॉज आवर मीन्स every time something comes in our mind, so it's very difficult to control the mind. So how can we control the mind? मन को पॉसिबल नहीं बेटा कंट्रोल कर पाना. इट नीड्स प्रैक्टिस. होता क्या है, देखो आप एक बात सुनकर समझ कर देखना. इट टेक्स ए व्हाइल फॉर यू टू डेवलप दैट एबिलिटी. ऐसा नहीं होता कि हम लोग एक रात में बैठे और दूसरे सेकंड में इमेजिन करें कि हम लोग जैसे ही चिंतन मनन करने को बैठे वी वुड बी द एक्सपर्ट. कि आज हम लोगों ने शुरू करा, आप लोग कोई सी भी चीज को एस्टैब्लिश करते हो, इट टेक्स इयर्स फॉर यू टू डेवलप दैट एबिलिटी. आप लोग किसी भी चीज में मास्टरी डेवलप करते हो, इट टेक्स इयर्स. ओनली थिंग व्हाट वी रियली नीड इज द पेशेंस, persistence and perseverance. आपको निरंतर करने की आवश्यकता है, लंबे समय तक करने की आवश्यकता है. नहीं गारंटी कि यदि आप करोगे और ऑनेस्टली करोगे, it definitely happen. I am not saying it from fragment of imagination. I am saying because it is definitely possible. However, a real dedication is required. ऐसा जनरली होता क्या है कि हम लोग कोई संकल्प लेते हैं, 3 दिन बाद उससे बोर हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करना, अब करने की आवश्यकता नहीं. या फिर हम सोचते हैं कि आज किया तो अगले दिन में कोई मिरेकुलस रिजल्ट हो जाएगा कि if we do something then there would be a interesting result the next day. थोड़ा लंबे समय तक धीरे-धीरे करने की आवश्यकता है. और दूसरा, यदि आप करना चाहो तो प्रयोग करके देखो कि आप मन को वैसे देखो जैसे आप समुद्र के किनारे बैठते हो, आप लहरों को उठते गिरते देखते हो, लाइक ए विटनेस. मन आपका है. देखो मन में क्या है, बंदर जैसी आदत है उसके विचारों में कि जितना हम उस पर ध्यान देंगे उतना वो हमारी तरफ भागता है. मोमेंट यू डू नॉट पे अटेंशन इट स्टार्ट्स टू बिहेव. और जितना हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा मन और ज्यादा इन्वॉल्व होता जाता है. मोमेंट वी स्टार्ट टू सिट लाइक ए विटनेस होने लग जाता है. पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको जब आप करोगे तो ज्यादा अच्छे से अनुभव कर सकोगे. कितने भी शब्द उसके लिए बोले जाएं, they would not be able to pay the real answer. And I guarantee you कि आप करना शुरू करो, प्रैक्टिस के साथ करो, it would definitely happen. सर जैसे आपने एक तो कर्मियों के एग्जांपल दिए, 2-3 एग्जांपल भक्ति और ज्ञान के, और दूसरा एक चीज पूछनी थी
कि कर्मयोग या भक्ति योग या ज्ञान योग को ये तीनों आपस में लिंक्ड है या फिर एक को करने के लिए दूसरे की जरूरत है या नहीं है, या फिर मतलब इंडिपेंडेंट है, किस तरीके? ये लास्ट क्वेश्चन ग्रुप में लोगों बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल में आप यदि किसी भी एक क्षेत्र में विकास करते हो, ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी। कोई सी भी एक में भी आप डीपर चले जाओ, जैसे क्या है, आप ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स को देखो, उनमें और ऋषियों में अंतर नहीं है। कलाम साहब को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऋषि से मिल रहे हो, और आप ऋषि से मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वैज्ञानिक से मिल रहे हो। जितने गंभीर ऋषि निकले उनने ही उतना गंभीर विज्ञान दिया। जिन कणाद ने जो है धर्मसूत्र की व्याख्या करी, उन्हीं ने जो है कॉन्स्टलेशन की थ्योरी दी। जिन गर्ग ने हमारे यहाँ पर पूरा विवाह की परंपरा बनाई, उन्हीं ने ज्योतिर्विज्ञान में लिखा। तो जो एक क्षेत्र में बिल्कुल प्रगाढ़ता के साथ अंदर चला जाता है, he automatically develops a very comprehensive understanding of the world. ये जो डिमार्केशन है और डिफरेंशिएशन है नहीं एग्जिस्ट करता। आप ध्यान से देखना, जितने भी लोग बहुत अच्छे से साइंस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनसे ज्यादा पायस, उनसे ज्यादा होली, उनसे ज्यादा ऑस्पिशियस, ऑगस्ट पर्सनैलिटी दूसरी नहीं मिलेगी। आई हैव सीन मेनी पीपल, बट द काउंट ऑफ द पीपल लाइक जिनको हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर रियल ह्यूमिलिटी है, एंड दे आर रियली द ग्रेट पीपल। आई हैव नोन पीपल हु आर वेरी सीरियस प्रोफेसर, सर जॉन वुड हु रिसेंटली वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज, और मैं उनको कब से जानता हूँ। ही इज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। और मैं आपको उनकी स्टोरी बताता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आपके क्या था अवसर, तो ही वाज इन्वॉल्व, जो रदरफोर्ड ने शुरू करी थी, ही वाज एक्चुअली वन ऑफ दैट, और उनके साथ उन्होंने काम किया। तो उनके जो पीएचडी के वो थे गाइड, उन्होंने उनको एक मशीन दी, बोले कि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है जॉन, तुम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, एंड ही नेवर सॉ हिम अगेन। उनकी पीएचडी की थीसिस यही थी। तो 10 इयर्स उनको लगे, कुछ नहीं हुआ उसमें से। तो ही वेंट बैक टू हिम, उन्होंने कहा कि वो चल नहीं रही है। तो बोले तुमसे किसने कहा था कि चलेगी? मैं तस्वीर दी थी कि उस पे एक्सपेरिमेंट करो। तो ही सेड कि दैट्स व्हाई ही वाज गिवन। और ही सेड वन डे, यू वुड नॉट बिलीव, ही सेड वन डे I kneeled in front of the machine and said कि भगवान जो भी ऊपर है इस मशीन को चला दे, and that machine started to operate. And this person, he said कि John Wood was given recently, और जो Higgs boson और सारे एक्सपेरिमेंट में he was involved, remarkable person। और आप जब उनसे मिलेंगे, मेरे ख्याल से मैंने इतना decent human being कहीं नहीं देखा। Most remarkable, calm, composed, और जितने भी अच्छे तरीके के हो सकते हैं। तो एक बात जो आपका प्रश्न है वो ये है कि जैसे ही आदमी एक आयाम के शिखर पर पहुंचता है, एक डायमेंशन के, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स डेवलप्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। जो मिस्टेक हमसे होती है, जो आपके प्रश्न से भी लिंक करती है बेटा, कि वी स्पेंड टू मच टाइम इन एक्चुअली डिसाइडिंग द पाथ। देखो एक अंतिम बात सुना करके मैं एंड करूंगा कि एक राजा था और उसके मन में कंफ्यूजन आ गया कि कौन सा पाथ सही है। सो ही कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम और सबसे कहा कि आप बताओ कि कौन सा वाला सही है। सबने कहा मेरा वाला सही है, इसका वाला खराब। अब और कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा शाम तक उनको लगा कि सुबह तो कुछ पता भी था, आपको शाम को बिल्कुल ही नहीं पता। तो एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा, पर जंगल के बीच में जाना है। लेकर के चले उन्हें, तो लेकर के चले। उन्होंने कहा कि नदी आएगी, नदी क्रॉस कर लेंगे, जंगल के बीच में जाएंगे तो आपको बताएंगे। राजा ने नाव मंगा दी, 25-30 नाव लग गई वहां पर। अब ऋषि जो थे उन्होंने सारी नावों को गलत ठहराना शुरू करा। उन्होंने कहा ये वाली नाव खराब है साहब, इसमें बाईं तरफ को झुकी हुई है, ये वाली दाईं को झुकी हुई है। बोले ये वाले का कलर अच्छा नहीं लग रहा। बोले इसमें कील थोड़ी ज्यादा निकली, इसमें कील कम निकली। राजा बोले कि आपको नदी तो पार करनी है, बोले कोई सी भी नाव ले लो, आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ऋषि बोले भैया फिर तुम पथ सेलेक्ट करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ले कोई सा भी लो, उसी पर स्टिक कर जाओ। तो ले कोई सा भी ले अपन, पर यदि उसी पर हम लोग डेडिकेशन के साथ चल जाते हैं तो वही पथ बन जाता है। चाहे ज्ञान का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे भक्ति का हो, जिसमें भी लेने वही हमारे जीवन का पिनेकल बन जाता है। दैट बिकम्स द एब्सोल्यूट ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ। So that's the message, and thanks for listening. Thank you, sir. I request Dr. Pandya to offer a token of gratitude from DSVP family to Dr. Tomar, Dr. Tiwari, and Dr. Ramanamurthy. So I just wanted to say one thing, that we are the only university which is 100% eco-friendly. So we recycle all the rubbish that is there in the university to make the paper. The clothes that I am wearing is also made in the university, and we also have not only like all the human and animal waste we recycle to make the gardening water, gas and electricity. We have got only one made with DRDO, and the collaboration with DRDO, the first biotank of India,
5,000 लोगों का जितना भी ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट है वहाँ जाता है, रिसाइकिल होकर के गार्डन मॉडल में बन जाता है। तो दिखने में हम्बल गिफ्ट है, और उसके पीछे का जो मैसेज है इम्पोर्टेंट है। इट कम्स फ्रॉम दैट इको फ्रेंडली एंड वेरी डेडिकेटेड नेचर दैट वी हैव गॉट। This has been indeed, I think, a spellbinding session. You'll all agree with me. I'm sure you'll all agree. He has shown us the pathways to harmony, peace and harmony, by the process of introspection and planning. We hope we can imbibe and absorb and practice some of these life lessons, because these are very important life lessons. And definitely they can be transformational towards leading a holistic life for all of us. And I think no words of gratitude are enough to express to Guruji on this occasion. So we thank you profoundly, and we are really fortunate. It has been really a blessing to us that you are here today and you have imparted these life lessons to all of us, including the young people. That's where we need to start, I think. I'm also extremely thankful to Dr. Tomar. I have known Tomar from the day I joined this organization, and I think in many ways a true definition of a Karma Yogi, you don't have to look beyond Dr. Tomar, and I say it from the bottom of my heart. And, absolutely dedicated, devoted to duty, humble, and person of great humility and great knowledge. We are extremely thankful to Dr. Tiwari. It's thanks to his initiative and this contact with the organization which carries out these activities that today we have seen this day. We have seen the light of this day. And it's been a memorable day for all of us, and I think we really need to express our sincere thanks to Dr. Tiwari that he has made this happen. In fact, I just want to share with this audience that there was an examination tomorrow, and Dr. Tiwari has, very kindly postponed the exam by a day. So that, as he said, you can be here in the present. If you were not here, if there was an exam tomorrow, I'm sure you would not have been here. So I think we must thank him that he took this step. And tomorrow, hopefully, you will be back in the present of your examination schedule and do your best in that also. Apart from that, I'd like to thank all the people who have been present here. I'd like to thank the organization which is behind this movement and this activity of improving the life of people. We are Homo sapiens. Homo sapiens, if you translate, it means wise men. And really, I think the time has come. I heard in one of the speeches about how we just cannot carry on in this fashion. The world cannot carry on in this fashion. We got to choose better pathways, and we need guides like this to take us, to show us those pathways, to lead us on those pathways, so that hopefully the world will be a place of peace, harmony, and eternal happiness. I'd also like to thank the hospital administration, Geeta, and Sonal for entering that beautiful song, and all the other volunteers who have come forward today, all of the training school personnel who have been tirelessly working behind the scenes to make this successful, and the camera person who has come on a holiday, despite being a holiday, and everyone else who is here. Thank you all, and we carry with us the blessings of Guruji to move forward in our lives. Thank you. Now I would request you all to kindly rise up and render the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Marathwada.